एक छोटा सा आइलैंड 19th सेंचुरी तक आते आते पूरी दुनिया पर राज करने लग जाता है और इंडिया पर भी बहुत एट्रोसिटीज करता है। इसलिए शशि थरूर 2016 में लिखते हैं कि ब्रिटेन को इंडिया से माफी मांगनी चाहिए और रेपरेशंस देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में सिर्फ ये गुलामी का फेज ही है जो इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट ब्रिटेन में ही पढ़े लिखे और वहीं से आइडियाज एक्वायर किए, मतलब हमारे लिंकेजेस और ट्रेड रिलेशंस इनके साथ ऑर्गेनिक हैं। लेकिन ये एक गलती कर देते हैं हाल ही के टाइम में, और वो है 2016 का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैमरून का रेफरेंडम। अब ये रेफरेंडम डिसाइड करता है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेगा। इन्होंने सोचा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रिटेन में जितने यूरोपियन यूनियन से माइग्रेंट्स घुस रहे हैं सबको हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। इनकी इकोनॉमी और ठप पड़ गई, नर्सेस ने स्ट्राइक कर दी, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की हालत बहुत पुअर हो गई और फाइनली इनको खुद को अब मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आप देखो इनके फॉरेन सेक्रेटरी आज इंडिया आए हुए हैं और ये भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी डिस्कस होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे खालिस्तानी बैठे हैं आपको पता है, और ये इंडियन एम्बेसी पर वहां पर हमारे लोगों पर काफी अटैक्स भी करते हैं और हिंदूज वहां पर लंदन में थ्रेटेंड भी फील करते हैं। तो ये सारे इश्यूज अभी डिस्कस करेंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक सवाल इसका जवाब दीजिए कि क्या इंडिया को इस टाइम पीरियड पर ब्रिटेन के साथ ट्रेड में मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए? क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हुआ है ब्रेग्जिट वगैरह, इससे ब्रिटेन की हालत कमजोर हुई है। तो क्या ब्रिटेन आज वाकई उतना लायक है कि इंडिया इनके साथ एंगेज करे? अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम पीरियड की बात करो तो यहां रिलेशन अच्छे होने चाहिए थे। इनफैक्ट हमारे जवाहरलाल नेहरू सर ने अपनी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच देने के बाद, बाय द वे अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, अब हम ऑफलाइन भी पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट हमारे 3 सेंटर्स हैं, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में। करोल बाग में आपको पूरी इंग्लिश बेस्ड फाउंडेशन बेस्ड एजुकेशन मिलती है, आप देख सकते हो उसका बैच स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपको फाउंडेशन, आपका पूरा बेसिक सारे ही सब्जेक्ट्स का क्लियर करवाया जाएगा फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सेम कोर्स हिंदी मीडियम में आपको मुखर्जी नगर से आप एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट इसकी बैच स्टार्ट होने वाली है और इस पर हेवी डिस्काउंट है जिसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही प्रयागराज में इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ड फाउंडेशन कोर्स है जो स्टार्ट होने वाला है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहां भी जितनी भी डिटेल्स है आपको किसी भी कोर्स के लिए, करोल बाग बेस्ड, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज इंग्लिश प्लस हिंदी बेस्ड, इन तीनों की इंक्वायरी के लिए आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके और ज्यादा पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फ्री में कंटेंट चाहिए तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा सकते हो। और ये जितने भी कोर्सेज मैंने डिस्क्राइब किए इनके फीचर्स भी आप देख सकते हो। ऐसे राइटिंग इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सेक्शनल टेस्ट इन्वॉल्व है, फुल लेंथ टेस्ट भी इन्वॉल्व है आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रीलिम्स के भी टेस्ट इन्वॉल्व है, मेंस के भी टेस्ट इन्वॉल्व है, ताकि आप प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाओ। साथ साथ जहां भी आप अटकते हो अपनी तैयारी में उसके लिए हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप भी साफ साफ अवेलेबल है। तो इन सारे फीचर्स के साथ ये आपके लिए एक परफेक्ट कोर्स हो सकता है। तो इसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिसाइड किया कि इंडिया कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा बना रहेगा और कॉमनवेल्थ से नहीं हटेगा। दैट वॉज अ गुड जेस्चर कि हम ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं हमें बिट्रेयल जरूर मिला। जब कश्मीर की प्रॉब्लम आने लगी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन बार बार स्टेटमेंट देने लगा कि यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर में और मजबूत एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कोल्ड वॉर में रशिया को, सोवियत यूनियन को हराने के सपने देखने लगे, मतलब पाकिस्तान को अपना एक मजबूत एली बना दिया। इनफैक्ट 1956 की बात है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 बार ये प्रस्ताव रखे कि यूएनएससी को कश्मीर में कुछ मजबूत एक्शन लेना चाहिए, जो भारत के सख्त खिलाफ होता, क्योंकि भारत बोल चुका था कश्मीर का जो रिलेशन है वो बायलैटरल इन नेचर है। इनफैक्ट हमारे नॉन अलाइनमेंट ने इन लोगों को बहुत ज्यादा एंगर किया था। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रिलेशंस अच्छा रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से हमें कोई भी एज सच सपोर्ट मिला हो, कोई असिस्टेंस मिला हो मेजर, कुछ यहां पर हमें कुछ मेजर टेक अवे मिला हो, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा। 1962 का वॉर टाइम पीरियड याद कीजिए, जब इंडिया को चाइना की तरफ से हेवी डिफीट मिल रही थी, तब ब्रिटेन ने हमें काफी सारी सप्लाईज दी थी और डिफेंस सप्लाईज तक की मदद करने के लिए कमिट कर दिया था। तो ये बात जरूर है कि ये हमारी हेल्प के लिए आए थे, लेकिन याद रखिए वो हेल्प भी बहुत ज्यादा कंडीशनल थी। जब 1965 का वॉर हुआ, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर
चार्टर अनाउंस किया और कश्मीर और कच्छ की तरफ एक्शंस लिए, तब हमने सितंबर 1965 में शास्त्री जी की लीडरशिप में ये वाला फ्रंट ओपन कर दिया, लाहौर की तरफ हम अटैक करने लगे। बट इसको ब्रिटेन ने बहुत नेगेटिवली लिया, इनफैक्ट इंडिया को धमकी देने की कोशिश की। अब ये इंसिडेंट इसने पूरे रिलेशनशिप को बाद में डिफाइन किया और हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब ब्रिटेन के साथ ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन उनके स्मार्ट पॉलिटिशियंस, ये एक पॉलिटिशियन आई थी 1970s में, मार्गरेट थ्रेचर, इन्होंने बहुत हेल्प की इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए। जब एक बार ये दिल्ली आई थी डिस्कशंस के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, तो इनसे पूछा था एक इंटरव्यू में कि आप क्या कहते हो, इंडिया पाकिस्तान के साथ या कश्मीर पे कैसा रिलेशन रख रहा है। इसके पहले यूके हमेशा कश्मीर पर उल्टी सीधी बातें बोल देता था। मार्गरेट थैचर ने साफ साफ कह दिया कि मेरी इस बारे में भारत से और इंदिरा गांधी जी से कोई बात नहीं हुई है। तो इनकी इंदिरा गांधी जी की अच्छी पटती थी, ये एक अच्छी बात थी। तो इस तरीके से आप देखो हमारे रिलेशनशिप मोस्टली अप एंड डाउन रहे हैं। 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आता है, तब तो हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी और हमारे ब्रिटेन के साथ रिलेशनशिप, स्पेशली इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। कैसे? हमारी कंपनीज ने वहां की जैगुआर जैसी प्रोमिनेंट कंपनीज को अक्वायर कर लिया। जैगुआर आपको आज भी याद होगी। ऐसे ही वेदांता, इसका हेडक्वार्टर्स ही इंग्लैंड में बेस्ड है और ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप में, इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी अलग अलग जगहों पे काम करती है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप ट्रेड के टर्म्स में बढ़ने लगा। इनफैक्ट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है यूके में। यूके सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है हमारा, हम सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। मतलब एक देश जो हमें गुलामी में अपनी रख रखा था, आज हम वहां जाकर इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। और ऐसे ही यूके हमारे लिए सिक्स्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। क्यूमुलेटिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, $33 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं। और कुछ फिगर्स हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग जो आप देख सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रैंक्स है, ट्रेड वैल्यू क्या है टोटल ओवरऑल, लगभग 40 to 60 बिलियन डॉलर्स का या पाउंड्स का तो ट्रेड होता ही होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर कि क्या इसकी वजह से हम दोनों देशों को आपस में जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस है, क्या उसको आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि एफटीए आज भी एक मेजर प्रॉब्लम बना है। देखो 2005 में इंडिया और यूके ने एक जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी को लॉन्च किया था और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम बायलैटरल ट्रेड को आपस में बढ़ाएंगे। बट क्या ये बायलैटरल ट्रेड सब्सटैंशियल टर्म्स में बढ़ा है? नहीं बढ़ा। आज भी हमारे मेजर पार्टनर्स या तो यूएसए है, या तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से आसियान देश है, या तो यूरोपियन यूनियन ओवरऑल है। लेकिन यूके, जहां पे हमारा काफी सारा डायस्पोरा रहता है, जहां पे इंडियन ओरिजिन के काफी लोग हैं, ऋषि सुनक से लेकर प्रीति पटेल से लेकर पता नहीं कौन कौन, उसके बावजूद आप देखो हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। तो यहां इंडिया यूके ट्रेड रिलेशनशिप एफटीए कॉम्प्रिहेंसिवली मदद करेगा, ब्रिटेन को मदद करेगा ब्रेग्जिट के डिलेमा से बाहर आने के लिए, जो भी वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। भारत को मदद करेगा डाइवर्सिफिकेशन में, जो भी हमारे प्रेजेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं उनसे हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। बायलैटरल ट्रेड हमारी ग्रोथ में और ज्यादा हमारी ग्रोथ हो पाएगी, तो अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इससे कस्टम ड्यूटीज को हम कम कर पाएंगे, साथ साथ हम मार्केट एक्सेस अपने प्रोफेशनल्स के लिए इंश्योर कर पाएंगे। इंडिया को क्या चाहिए? हमारे जो व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स हैं, इतने सारे सर्विस सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको जाकर वहां पर जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए और वीजा वगैरह आराम से मिल जाए। अभी इतनी जो दिक्कत आती है वीजा में, वो प्रॉब्लम्स ना आए। और साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स में कस्टम ड्यूटीज बहुत कम आ जाए। जो भी यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं टैरिफ्स के टर्म्स में, जैसे टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्रिएट करते हैं कि कार अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से तो कार में एयर बैग होना जरूरी है सारी सीट्स में, वगैरह वगैरह, इस टाइप के टेक्निकल बैरियर्स को ज्यादा कम किया जा सके। साथ साथ हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स थोड़े से कम लगाए जाए। मतलब अगर हम मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन में, तो ऐसा ना हो कि फ्रूट फ्लाई के चलते पूरा का पूरा मैंगो का कंसाइनमेंट कैंसिल कर दो। फूड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा सेफ्टी के इश्यूज लगा दो, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम ट्रेड ना कर पाए। ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से चाहते हैं। ऐसे ही आप देखो मार्केट एक्सेस ब्रिटेन भी चाहेगा। हर कंट्री को चाहिए कि इंडिया का जो ह्यूज मार्केट है, हमारी 130 करोड़ की जनता है, उसके लिए मार्केट एक्सेस मिल जाए। तो ये चाहते हैं कि इनकी जो वाइन्स हैं, इनकी जो अलग अलग सर्विसेज हैं, उनके लिए मार्केट एक्सेस इनको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी सर्विस सेक्टर में लीडर है जैसे इंडिया लीडर है। साथ साथ ये भी चाहेंगे कि इनके ऑटोमोबाइल्स, इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ऐसे,
जैसे स्कॉच विस्की ये बहुत अच्छी बनाते हैं, तो उसका एक्सेस इंडिया में बहुत अच्छे से मिल जाए और उसके लिए इंडिया अपनी टैरिफ्स कम कर दे। लेकिन कहाँ से कम कर दे माई बाप, अगर ये हम कम कर देंगे, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, फिर इंडियंस इसी को मंगाएंगे, फिर भारत का जो इंपोर्ट का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ सर्विसेज में अगर हम आपके लिए रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स करेंगे तो हमारी सर्विसेज इंपैक्ट हो जाएंगी। वैसे यूके के लिए डिलेमा है, अगर वो हमारे लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, तो उनके प्रोफेशनल्स को नौकरी कौन देगा ये बता दो। ऐसे अगर वो हमारे लिए कस्टम ड्यूटीज को कम करते हैं तो उनको तो लॉस हो रहा है ना ट्रेड में। तो आप देखो ये गिव अवेज है जो बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है। अचानक से कोई एफटीए एक दिन में डिसाइड नहीं हो जाता, लेकिन हाँ फिर भी एफटीए का इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको जियोपॉलिटिकल लेवल पर हेल्प करेगा, भारत को ईस्ट एशिया से डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा, लेकिन साथ साथ यूके को भी अपना जो रट है जिसमें यूके अभी प्रेजेंट है उससे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो ये बात है। इनफैक्ट चाइना+1 पॉलिसी में बहुत हेल्प करेगा। कोविड टाइम पीरियड से जब से यूरोप अपनी नींद से जागा और उसे ये रियलाइज हुआ कि चाइना पर अपनी निर्भरता, अपनी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, तब से चाइना+1 स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मतलब अपने रॉ मटेरियल्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें चाइना के अलावा एक और पार्टनर इन्हें चाहिए ही चाहिए। अब एशिया में इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे वियतनाम है, लेकिन ये छोटे पार्टनर्स हैं। बड़ा पार्टनर जो चाइना को compete कर सकता है लॉन्ग रन में वो एक्चुअली इंडिया ही है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। अब नेगोशिएशंस आपने देख ही लिया। देखो ये जो बिजनेस पर्सन वगैरह हैं ये ऑलरेडी ब्रिटेन में बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक वहां पे टर्म यूज किया जाता है ब्राउन पाउंड। ब्राउन स्किन वाले लोग जैसे इंडियन लोग वहां जाकर पाउंड कमाते हैं ढेर सारा और फिर घर भेज देते हैं पैसा। अब इससे क्या होता है, वहां जो लोकल्स हैं उनकी जॉब्स इंपैक्ट होती है। तो एनीवेज ब्राउन पाउंड की वजह से वैसे ही वहां पर रेसिज्म बहुत राइज कर रहा है। एक बिग बॉस, पता है आपको इंडिया में बिग बॉस का शो होता है, वैसे ही यूके में बिग ब्रदर नाम का एक शो होता है। वहां शिल्पा शेट्टी गई थी 2007 में और वहां उनको अलग अलग रेसिस्ट रिमार्क से पॉइंट आउट किया गया। वैसे ही हमारी एक मॉडल गई थी 2012 में, उनके साथ सेम ऐसे ही रेसिस्ट रिमार्क्स हुए। शाहरुख खान वहां गए थे, उनकी इंसल्ट हुई है। तो ये इंसल्ट्स रेसिज्म की वजह से होती है। इंडियंस को कम समझा जाता है, इंडियंस को समझा जाता है कि उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको यूके के ज्ञान की जरूरत है, ये सारी चीजें। तो ये रेसिज्म बहुत प्रिवलेंट है और जैसे जैसे इंडियंस वहां पे राइज करते हैं वैसे वैसे आप देखोगे ये रेसिज्म भी बढ़ेगा। इनफैक्ट अभी खालिस्तान के मुद्दे में भी हमको यूके से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा से बनी हुई है जिसकी वजह से सोचना चाहिए इंडिया को भी कि क्या हम वाकई यूके के साथ तैयार हैं ऐसे किसी एफटीए के लिए जो यूके को बहुत सारे कंसेशंस दे दे। क्या उसके रिटर्न में इंडिया को भी हेवी कंसेशंस डिमांड करने चाहिए यूके की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए। और साथ साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की भी बात है। देखो हम जो यूके है वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, हम वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में कहा जाता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम ज्यादातर कंट्रीज के साथ अपनी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको विड्रॉ कर चुके हैं। अब बेचारा इन्वेस्टर आता है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है, हम उसको बोलते हैं तुमको सरकार से कुछ प्रॉब्लम है, जाओ जाके हमारी सुप्रीम कोर्ट जाओ। वो इन्वेस्टर बोलता है माई बाप मैं तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी है, मैं इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के या वर्ल्ड बैंक के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाना चाहता हूँ, मुझे तुम अपनी सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीटते हो। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा लॉ है, हमारी मर्जी है, हमारा देश है, हमारी टेरिटरी है, हमारे हिसाब से चलो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब हाल ही के टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखो ये सारे ऑटोमोबाइल, फार्म प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सारे इश्यूज एक तरफ और रशिया यूक्रेन वॉर एक तरफ। जब यूक्रेन वॉर बढ़ा है ना उसके बाद आप ये देखते हो कि यूके ने भी हमें बहुत लेक्चर सुनाया है कि रशिया से कच्चा तेल मत मंगाओ, जैसे यूरोपियन यूनियन ने सुनाया। ऐसे ही ये हमें बार बार लेक्चर करते रहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी पर, जिसका जवाब एस जयशंकर देते रहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी एक सोचने वाला एस्पेक्ट है कि क्या ये भी हमारे फ्यूचर जो ट्रेड रिलेशंस है उनको डिफाइन करता है। बट ओवरऑल ये जरूर है कि हमारा फ्यूचर में स्कोप काफी है, प्रोवाइडेड हम स्ट्रॉन्ग टेम्पलेट्स यहाँ पर कुछ सेट करके रख ले कि ये टेम्पलेट्स है, इस हिसाब से इंडिया और यूके को आपस में एंगेज करना चाहिए, तब जरूर कुछ बात बन सकती है। ऐसे ही आप देखो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर बात है, बहुत सारे और इश्यूज हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।